नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ऑनलाइन पेमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाने वाला यूपीआई और भारत का अपना पे कार्ड रुपे अभी तक फ्री है। उम्मीद है कि आगे भी छोटे पेमेंट्स के लिए फ्री ही रहेंगे, लेकिन अगर लेन देन बड़ी कंपनियों से हो या फिर एक लिमिट से बड़ा हो तब इन पर भी एमडीआर चार्ज लगने की पूरी संभावना है। लेकिन क्यों और कैसे, ये आज आपको समझाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा है कि सरकार एक बिल लेकर आई है, नाम है द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेकर आएगा। इसमें 3 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है और इन 3 में से एक कानून का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। सरकार ने बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की धारा 10A में बदलाव का प्रावधान किया है। वर्तमान में धारा 10A बैंकों और फिनटेक कंपनियों को यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट पर कोई भी शुल्क लेने से रोकती है। प्रस्तावित संशोधन के बाद सरकार को यह कानूनी अधिकार मिल जाएगा कि वो जरूरत पड़ने पर नोटिफाइड डिजिटल पेमेंट्स पर एमडीआर की अनुमति दे सके। यानी इस बदलाव के बाद यूपीआई और रुपे ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता खुल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको समझा देते हैं कि एमडीआर क्या होता है और कैसे काम करता है। एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, आसान भाषा में डिजिटल पेमेंट की सर्विस फीस या कमीशन आप इसे कह सकते हैं। जब भी आप किसी दुकान या शोरूम पर जाकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं तो उस पैसे को आपके बैंक से दुकानदार के बैंक खाते तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बैकएंड में यानी पीछे एक पूरा डिजिटल नेटवर्क काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया और सुविधा के बदले बैंक और पेमेंट कंपनियां दुकानदार मतलब मर्चेंट से एक छोटी सी फीस लेती है, उसे ही एमडीआर कहते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी मॉल से 1000 रुपए या किसी दुकान से 1000 रुपए की शॉपिंग की और कार्ड से पेमेंट किया। आपके खाते से कटेंगे 1000 रुपए, लेकिन दुकानदार के बैंक खाते में जाएंगे 990 रुपए। बीच के 10 रुपए यानी 1% पैसा एमडीआर के रूप में कट गया है। आमतौर पर एमडीआर 1% से 3% के बीच लगता है। यह एमडीआर पैसा किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि इसे 3-4 एजेंसियां आपस में बांट लेती है। इसमें आपका बैंक हो गया जिसने आपको कार्ड या यूपीआई की सुविधा दी। इसमें दुकानदार का बैंक है जिसने दुकानदार को स्वाइप मशीन यानी पीओएस या क्यूआर कोड दिया। और इसमें पेमेंट नेटवर्क है जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, एनपीसीआई वगैरह। साथ ही इस पेमेंट ऐप या कंपनी भी हो सकती है जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या स्वाइप मशीन देने वाली कंपनी। तो ये आप समझ गए कि ये एमडीआर कैसे काम कर रहा है, क्यों लग रहा है, कहां लग रहा है और बैकएंड में क्या काम हो रहा है। भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर को पूरी तरह जीरो कर दिया था, जबकि क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर लागू है। अगर आप आज भी किसी दुकान पर क्रेडिट कार्ड या यूपीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को 1.5 से 3% तक का एमडीआर बैंक को देना पड़ता है। यूपीआई रुपे पर एमडीआर छूट के बदले सरकार बैंकों को फिलहाल तो सब्सिडी देती है, लेकिन सरकार सिर्फ 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी देती है, वो भी 0.15% की दर से। लेकिन यह सब्सिडी भी छोटे बिजनेस को मिलती है, बड़ी कंपनियों को नहीं। तो एमडीआर सब्सिडी पर इस साल यानी 2026-27 में बजट में 2000 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। इससे पहले 25-26 में इस पर करीब 2196 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में करीब 1922 करोड़ रुपए खर्च आया था। इधर यूपीआई पेमेंट पिछले महीने यानी जुलाई में अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। जुलाई में 23 अरब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 29,88,000 करोड़ की लेन देन हुई है। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम में 4.1% और वैल्यू में 3.3% की मासिक ग्रोथ भी दिख रही है। एक तथ्य यह भी है कि सरकार 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी देती है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से 67% यूपीआई ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से ऊपर के होते हैं। सरकार सब्सिडी के तौर पर कुल खर्च का सिर्फ 11-12% देती है। पेमेंट प्रोसेसिंग, सेटलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का बाकी खर्च पेमेंट इकोसिस्टम खुद वहन करता है। इस तरीके से देखें तो यूपीआई और रुपे ट्रांजैक्शन पर, खासकर बड़े ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज का केस तो बनता है और इसकी वसूली भी मर्चेंट यानी दुकानदार से होनी है। लेकिन क्या इस चार्ज का बोझ एक एंड कंज्यूमर पर आएगा
कैसे होगा, क्या काम करेगा, जो कारोबारी देख रहे हैं उनके लिए तो ये उनके ऊपर आएगा। तो कई सारे सवाल अब आपके मन में आएंगे, क्योंकि अब तो हम डिजिटल इंडिया हैं, सारे ट्रांजैक्शन मोस्टली वो इतना बड़ा नंबर आपने देखा जो अरबों में है डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे साथ हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। तो आज हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ है प्लूटोस वन के को फाउंडर रोहित महाजन और फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब इस पर थोड़ी डिटेल में हम बातचीत करेंगे। तो ये बताएं किशोर जी मुझे कि अभी ये जो नया बिल सरकार लेकर आई है या ये जो प्रावधान कर रहे हैं, इससे क्या चेंजेस आने वाले हैं? मतलब क्या ये तय माने कि यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा, वो चार्ज आएगा, भले ही वो दुकानदार को देना पड़े, फिर वो आपसे ले ले, कि ये सिर्फ एक रास्ता खोल रहा है? जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ओके, प्रणाम। मेरा फर्स्ट व्यू पॉइंट है कि ये तो रास्ता खुल रहा है और रास्ता कुछ काम के लिए खुलता है। बंद रास्ता अगर खुलता है तो किसी को तो चलने की आशा है, आशंका है। बट वो बोलने के बाद हैविंग सेड दैट मुझे ये कहना पड़ेगा कि आज मुझे नहीं लगता है कि हम इस एमडीआर को जीरो में चला सकते हैं, क्योंकि अगर पीसीआई का एस्टिमेट देखा जाएगा तो सालाना जो खर्चा होता है ये पूरा यूपीआई इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो करीबन 10,000 करोड़ है। और एलोकेशन जो बजट में है, आप लास्ट 3 इयर्स के आंकड़े तो आपने दिखाया, कहीं 1,200 करोड़ से हम लेके 3,500 करोड़ तक पहुंचे हैं। अभी भी हम 7,500 करोड़ डेफिसिट में जा रहे हैं। और जिस तरह से ये भूकंप जैसे ये यूपीआई का यूसेज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, और इस इतना कन्वीनियंट मेथड को अगर पब्लिक यूज करते जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि हमारा जो क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन वैल्यू होने वाला है, अभी तो करीबन 30 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर वो बढ़ते गया तो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होने की कोई डाउट ही नहीं है। और अगर ये 10 गुना या 20 गुना या 30 गुना या 100 गुना हो गया, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के जो खर्चे के आंकड़े हैं, जो 10,000 करोड़ के आंकड़े हैं, वो मेरे हिसाब से 15-20 साल में 1 लाख करोड़ जाएगा, तब ये बजट पे सस्टेनेबल रहेगा। आज के 50 लाख करोड़ के इंडिया के खर्चा में 10,000 करोड़ अभी भी 2% या आ जाता है, विच इज बहुत बड़ी है और ये सस्टेनेबल नहीं है। मगर मुझे ये नहीं लगता कि एंड कंज्यूमर अभी 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया देना चाहती है। मगर आज के बाद 4 साल 5 साल के बाद अगर आप कंज्यूमर को बोलेगा आपको 1 रुपया देने पड़े ना, उनके पास चॉइस रहेगा। मगर ये बहुत कन्वीनियंट है। मर्चेंट आज दे रहा है, मैं एक फिनटेक कंपनी का ओनर हूं, मुझे पता है कि इसमें चार्ज लगता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है, इसमें सिक्योरिटी है, डीपीडीटी एक्ट है जहां हमें हर डेटा को सेंसिटिव मेंटेन करना पड़ता है। तो ये लगेगी चार्ज, आज नहीं तो कल कभी तो लगेगी। एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर आप ही के लिए, वो ये कि सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा 10A को बदला है, तो ये जरूरत क्यों पड़ी? क्या मौजूदा जो सिस्टम था उसमें कोई प्रॉब्लम था, कमी थी, ये चेंज क्यों लाना पड़ा? सिस्टम के 10A के धारा में तो आप ये समझ के रखिए कि ये लिखा था कि जीरो एमडीआर हमें करना पड़ेगा, ये जीरो एमडीआर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वो धारा को अभी प्रोविजन को नहीं बदलते तो हम इस एक्ट में ये चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें यूपीआई को भारत सरकार ने ऐसे प्रमोट किया, ये गुड पेमेंट है, गुड वे टू पे, और पूरा भारत को डिजिटाइज कर दिया। आज इतना तक जो किसकी भिखारी भी यूपीआई में लेते हैं। तो मगर अगर ये एक्ट को आप अगर 10A को पकड़ते नहीं और नहीं चेंज करते तो ये लागू करना इतना इजी नहीं होता। मेरे हिसाब से ये 2007 का जो पेमेंट एक्ट में किया है, इसको पहले खोलना पड़ेगा और ये स्लोली करना पड़ेगा। कल सुबह अगर आप एक बिल लाओगे तो हल्ला मच जाएगी कि देश को डिजिटल कर दिया, फिर देश को लूट रहे हैं, ऑपोजिशन की ये मांग रह जाएगी। मगर हम इससे पॉलिटिक्स हटाते हैं, मेरे हिसाब से ये सिंपल है, ये एक्ट को बदला जाएगा। कुछ ही दिन बाद, ये महीने या साल मुझे पता नहीं, मैं डिपार्टमेंट में नहीं हूं, मगर मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं एक छोटा बोझ आएगा जो देश को सहना पड़ेगा। नहीं तो ये बोझ गवर्नमेंट के लिए, फिस्कल डेफिसिट के लिए एक नंबर हो जाएगी, क्योंकि 10,000 करोड़ अभी फर्टिलाइजर सब्सिडी से इक्विवेलेंट या कम है। ये बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी, हम सह नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, तो रोहित, अगर भविष्य में एमडीआर लागू होता है, ये चेंजेस आते हैं, तो क्या ये सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर होगा या सिर्फ कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन जैसे बड़े मर्चेंट या हाई वैल्यू पेमेंट्स पर? तो सबसे पहले ना हमें ये समझना है कि ये लाया क्यों जा रहा है। तो अगर आपने देखा होगा 2007 का बिल है ये, और यूपीआई
2016 में आया था, 7 में नहीं आया था। फिनटेक कंपनी से 2016 के बाद आई हैं। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो 2007 से पहले के लिए बनाए गए थे। अभी जो रेगुलेशन बनी है वो 2016 के बाद की इकोनॉमी है। हम 2026 में पहुंच गए हैं, जहां पे यूपीआई ने 23,366 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। अब क्या है? अब गवर्नमेंट को नया लॉ इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गए हैं। और ये ग्रो आप ये मत समझिए कि ये यूपीआई पे एमडीआर लगने का है, ये है। बट हमारा लॉ बहुत पुराना था, तब फिनटेक नहीं थे, तब यूपीआई नहीं था। तो अभी ये नया आया है। एमडीआर इज वन पार्ट। पूरे ग्लोबली अगर आप देखा जाए, डिजिटल पेमेंट, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हम समझते हैं कि जो हमने मोबाइल टू मोबाइल पे किया, डिजिटल पेमेंट इज आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है, आपने किसी से भी पेमेंट किया है, वहां पे एक ट्रांजेक्शन फीस लगती है ग्लोबली। इंडिया में यूपीआई और रुपे कार्ड ने एक जो 10 सालों में बदलाव लाया है ना, वो बहुत ही बड़ा है। और इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा सा एमडीआर चार्ज करना है। थोड़ा सा कितना है? तो यूजुअली पहले क्या था, ग्लोबली 1 to 2% चार्ज होता था, पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं चार्ज होने वाला, 1 to 2% नहीं होने वाला। पर यूपीआई में अब दो चीजें और देखिए। एक है जो हम P2P का ट्रांसफर करते हैं, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करते हैं, वो तो वैसे भी बैंक से एक दूसरे बैंक करते हैं, उसमें कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो दूसरा है P2M। P2M में आप ही ने बताया 67% 2000 से नीचे की ट्रांजेक्शन होती है। अब 67, ये पहले किसी जमाने में 1.5 साल पहले 80% 2000 से नीचे की ट्रांजेक्शन होती थी। ये बढ़ रही है। बढ़ रही है तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन फीस देनी है। अब वो ग्लोबली जो कार्ड मशीन में 1 to 2% होती थी, वैसा नहीं होने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और आप देखिएगा। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ये ट्रांजेक्शन यहाँ तक पहुंच गया और हम बोलेंगे हमने तो वर्ल्ड में 50% हमारी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है। और 50% में हम 140 करोड़ लोग हैं। हमें टियर 1 टियर 2 तक जाना है, इंफ्रा बनाना है, सरकार ने बनाना है, फिनटेक्स ने बनाना है, बैंक्स ने बनाना है। तो उसके लिए माइनर चेंज कॉस्ट तो डलेगी। और बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आज से 10 साल पहले जिस चीज के लिए 100 रुपए लगते थे, आज की डेट में 10 रुपए लगते हैं। तो कॉस्ट भी सस्ती हो गई है। और सरकार को इस बिल के थ्रू ये नहीं है कि एमडीआर लगाना है, इसको नए फिनटेक्स और यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स को फ्यूचर के लिए सेट करने के लिए बिल को लाया जा रहा है, ना कि सिर्फ एमडीआर। प्लीज समझिए, 2007 का बिल और 2000 हम 26 में बैठे हुए हैं, 10, और तब तो यूपीआई भी नहीं था। अब हमें उसके हिसाब से बदलाव लाना है। और जो हमने ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया डिजिटल में, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना है ना। अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ कैसे आएगी? अच्छा छोटा छोटा पैसा तो बनाना पड़ेगा तभी। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर सर, तो कहीं इससे ऐसा तो नहीं होगा, देखिए अभी भी जो वो होता क्या है, बड़े शहरों में तो, अब मैं अगर उदाहरण के तौर पे बात करूं, आप क्रेडिट कार्ड वगैरह पे सामान लेने जाएं, कोई कुछ बोलता नहीं, आप 10 रुपए का भी सामान ले देता है। लेकिन आप देखिए अभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में प्रैक्टिस कैसी है कि जैसे ही आपने किसी डिजिटल पेमेंट की बात की ना, वो लोग कहने लग जाते हैं, मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, कि अरे सर इस पे तो आपको ना 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या इस तरह की। तो क्या वो फिर से, या फिर वो देखिए वो रहा एटीएम, वहां से जाके पैसे निकाल के ले आइए आप, वो प्रैक्टिस फिर से क्या लोग शुरू कर देंगे? ये सवाल बहुत जायज है, बिकॉज आज हमारी देश की जो पर कैपिटा इनकम है, जो नेशनल एवरेज है, वो है $2,750, यानी कि 1,80,000, 70-80,000 का सालाना इनकम। इस इनकम में अगर हर 10 रुपया, हर 20 रुपया मायने रखता है। मगर आज मैं आपको बताऊं, अगर मान के चले हाइपोथेटिकली कि गवर्नमेंट ने बताया कि हर ट्रांजैक्शन में आपको 50 पैसा या 10 पैसा या 1 रुपया देना पड़ेगा। आज मैं आपको बोलता हूं, भारत में ऐसा कोई नहीं है जो 1 रुपया के लिए आपको अनबन करेगा या आपसे झगड़ा करेंगे। तो ये मेरा मानना है कि ये जो इम्पैक्ट ऑन इनकम, जो बोलते हैं, जो इम्पैक्ट उनकी आय में होती है, उनके डेली ट्रांजैक्शन में होती है, वो घटते जा रही है, क्योंकि हमारी आय और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अगर गवर्नमेंट ये लगाएगी, और मुझे लग रहा है कि पक्का ये गवर्नमेंट इस चार्ज में लगाएगी, जैसे आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे कि ये 2007 का बिल है, वो जायज है, क्योंकि 2000 यूपीआई 2016 में आया। और ये जो फ्रेमवर्क हमें टायर 2 टिल द लास्ट माइल जो बोलते हैं, अगर करना है तो बहुत खर्चा है। आज 30 लाख करोड़ का महीना का खर्चा हो रहा है, 56 करोड़ पीपल है यूपीआई में। इंडिया का ट्रांजैक्शन 241 बिलियन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर इतना हो रहा है तो हमें जाहिर ये चार्ज लगाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि एक मर्चेंट, जहां आप टायर 2 सिटी में एक कार्ड देके 500 रुपए का कोई सिल्वर चांदी का कॉइन लेते हो या कुछ भी लेते हो, कस्टमर या मर्चेंट दोनों इस पे
हावी होंगे। आप अगर उसका क्लियर प्रॉक्सी एग्जांपल देखना चाहते हो तो आपको याद होगा कि आज अगर आप एक उबर बुक करते हैं, ऊपर में या रैपिडो में बाइक या कार बुक करते हैं, उसमें आता है टिप्स 10 रुपया 15 रुपया, पब्लिक देते हैं। आप देखिएगा करीबन 20-30% पब्लिक आज भी वो टिप्स देने के लिए तैयार है। तो 1-2 रुपया में कोई मायने नहीं लगेगा, मगर गवर्नमेंट को लगाने पड़ेगी, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट करना पड़ेगा। अच्छा रोहित, देखिए अभी क्या होता है 1%, जैसे मैंने शुरू में भी उदाहरण दिया था कि किसी ने 1000 रुपए का सामान खरीदा और 1% भी लगा कार्ड से खरीदा तो 10 रुपये आता, मैटर करता होगा एक दुकानदार को। लेकिन ये कितना रह सकता है अगर गवर्नमेंट ने कहा कि मैं तो, क्योंकि अभी हमने नंबर दिखाया अरबों में हो रहा है ये ट्रांजेक्शन, तो इतना बड़ा वॉल्यूम है तो 0.1% लगा के भी वो कॉस्ट रिकवर हो सकती है या इतने बड़े वॉल्यूम पे खेला जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा हो के अखरे, जैसा किशोर जी कह रहे हैं ना, 10-15 पैसे लग भी गए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कन्वीनियंस के आगे। मैं आपको ये जो एमडीआर का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, एमडीआर का ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। इंडिया में अभी भी अगर बिल पेमेंट्स करते हैं, फास्टैग करते हैं, उसमें कोई एमडीआर नहीं लगता है, उसमें ट्रांजैक्शन फीस लगती है। और जो ट्रांजैक्शन फीस है टिपिकली वो, चाहे वो आप 1 रुपए की ट्रांजैक्शन करें या 1 लाख की करें या 10 लाख की करें, वो टिपिकली 40 पैसे to 50 पैसे रहती है। और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट एमडीआर नहीं लगाएगी और इसको ट्रांजैक्शन फीस लगाएगी जो मर्चेंट को देना पड़ेगा, और ट्रस्ट मी वो 50 पैसे से ऊपर नहीं जाएगी। द क्वेश्चन इज कि 2000 रुपए ट्रांजैक्शन से भी नीचे के ऊपर पे 50 पैसे की ट्रांजैक्शन फीस लगने वाली, इससे ज्यादा नहीं लगने वाली। एमडीआर ग्लोबल कॉन्सेप्ट है और एनपीसीआई ने स्पेशली जो यूपीआई रन करते हैं उन्होंने आज तक पर ट्रांजैक्शन पैसे पे काम किया है, क्योंकि वो they are not non-profit company, they don't want to make profit, but they want to earn the transaction fees for the network। तो नेटवर्क के जो पैसे लगेंगे और जो प्रोसेसर फीस होते हैं वो मेरे को नहीं लगता 50 पैसे से 1 रुपए डिपेंडिंग अपॉन दी स्लैब जाएगी। एमडीआर इंडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप ये डरना भूल जाइए कि 2000 रुपए पे अगर 50 पैसे देने पड़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, 10,000 रुपए पे 1 रुपया देना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? परसेंटेज पे नहीं जाएगी गवर्नमेंट, जो मुझे लगता है। चलिए तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे पूरी बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारा पूरा पेमेंट सिनेरियो चेंज हुआ है। अब उसके साथ जो ट्रांजैक्शन फीस, एमडीआर, जो भी हम बोले अलग अलग सिस्टम में वो अलग अलग तरीके से चलती है वो आएगी। अक्सर हमने देखा है कुछ ऐसा होता है तो जो व्यापारी वर्ग है उसमें थोड़े कान खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या लगने वाला है क्या नहीं। एक आम कंज्यूमर के मन में भी ये सवाल आता है कि क्या मेरे ऊपर तो नहीं डाल देंगे, लेकिन वो अगर हुआ भी तो बहुत छोटा होगा, 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 50 पैसे टाइप। लेकिन हाँ, रास्ता उसके लिए खुल रहा है क्योंकि जैसा सुब्रमण्यम साहब बता रहे थे कि वो करना अब जरूरी होगा इतने बड़े इन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इससे जुड़े कुछ और एफएक्यूज, कुछ और अहम सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहेगा, वो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कानून में सुधार, क्या यूपीआई पे लगेगा चार्ज? हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई, लेकिन अब कानूनी संशोधन, एक सरकार बिल लेकर आई है जिसके पास होने के बाद ये रास्ता खुल जाता है कि यूपीआई पर एक चार्ज लगाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि इस वक्त यूपीआई के बहुत सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीटली फ्री होते हैं, तो क्या आगे जाके वो चार्जेबल होंगे, और होंगे तो कितने होंगे, उनको वहन कौन करेगा? क्या ये दुकानदार पे बाहर आएगा या फिर वो उसे खरीदार पे पास ऑन करेगा? तो ये सारी डिटेल में बातचीत हो रही है। रोहित जी और किशोर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। तो किशोर जी, एक सवाल ये भी है कि आपने एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए लंबे वक्त तक उसको सब्सिडाइज रखा या लंबे वक्त तक उसको फ्री रखा, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करना है, सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है। कितना बड़ा खर्च आता है इस बैकएंड सिस्टम को सुरक्षित रखने में? अभी ये यूपीआई की जो इकोसिस्टम भारत में मेंटेन हो रही है उसकी एवरेज एस्टिमेटेड बजट है 10,000 करोड़। अभी मान के चलिए हम इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं कि अगर 10 साल में ये 10 या 20 गुना हो गया तो ये 1 से 2 लाख करोड़ लग जाए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि हमारी जो पेमेंट गेटवे है, हर ट्रांजैक्शन के लिए हमें अगर कोई रेजर पे या फोन पे या हम यूज करते हैं, हम उस हर ट्रांजैक्शन के लिए हमें पे करना पड़ता है, उसका सिक्योरिटी के लिए पे करना पड़ता है। अगर बैंकिंग लाइसेंस या सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आपको एसएसएल लेवल सिक्योरिटी करना पड़ता है। उसके बाद आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्ट है
जहां डेटा और सेंसिटिव डेटा को आपको लोकल सर्वर में स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। और अगर आपने AWS क्लाउड सर्विस या अलग एनालिटिकल टूल्स लिए, उसका सर्वर भी लोकल में रहना पड़ेगा। तो ये काफी खर्चे होते हैं ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी में हमें ये भी देखना पड़ता है कि हैकर्स, स्कैमर्स ये ना आए, तो फायरवॉल प्रोटेक्शन वो सब करना पड़ता है, और वो सब भारतीय टूल से करना पड़ता है जहां आपके डेटा लोकल में हो। तो आप एक फिनटेक के होने के नाते मैं आपको काफी स्ट्रांगली विद ऑथेंटिक डेटा कह सकता हूं कि ये पेमेंट गेटवे को सुरक्षित रखने के लिए वो जो हम जितने भी थर्ड पार्टी कंजम्पशन से यूज करते हैं, हमें बहुत खर्चा हो। दूसरी बात, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा यहाँ। आपको ये शायद पता होगा और हमारे सारे कंज्यूमर्स या कुछ कंज्यूमर्स को पता होगा कि अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया और उधर आपने अगर पेमेंट दिया, अगर ऐप के अंदर पेमेंट दिया, तो गूगल या एप्पल जहां वो ऐप होता है iOS या एंड्रॉयड में, आपको उनको 30% देना पड़ता है। वो उनकी कमीशन है। तो हर कंपनी जो आपसे पेमेंट लेती है कोई भी ऐप में, वो आपको रीडायरेक्ट करके कोई वेबसाइट से जाके लाके पेमेंट देता है। तो ये क्यों होता है? कोई 30% नहीं देना चाहता है। तो भारत सरकार जो आपसे परसेंटेज लगाएगी, आप ये याद रखिए कि ये 10%, 5%, 2% कुछ नहीं रहने वाला। शायद ये ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे रहने वाला है, मगर मेरे हिसाब से अगर एक स्मार्ट गवर्नमेंट हो तो ये कॉस्ट को कवर भी करेगी, उससे कोई आय भी कमाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते रहेंगे। पब्लिक को सुविधा चाहिए, पब्लिक पे नहीं करना चाहती। ये जाहिर सी बात है, आपने 10 साल इसको फ्री दे दिया, 1-2 साल में ये पैसा लगना चालू हो जाएगा, मगर इतना इनसिग्निफिकेंट, इतना कम धारा में लगेगा, 0.2%, 0.1%, 0.3%, या ट्रांजैक्शन 2000 में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, और इतने मिलियन यूजर्स है, 55 करोड़ पीपल। अगर महीना में 10 ट्रांजैक्शन भी किए तो 550 करोड़ ट्रांजैक्शन, 12 महीना का 6000 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 1 रुपया भी लिए तो 6000 करोड़ आपकी लग जाती है, जो सालाना मेंटेन हो सकती है। तो ये MDR कॉन्सेप्ट लगेगी, ये जीरो परमानेंटली नहीं रह सकती। इसकी गेट अभी खुल रही है, अभी कंपाउंड की गेट खुल रही है, घर का गेट कुछ दिन में खुलेगा। ये अच्छा एग्जाम्पल था, अभी कंपाउंड ओपन है, देन घर का गेट थोड़े दिन बाद खुलेगा। रोहित, तो 55,000 करोड़, ये 55 करोड़ बहुत बड़ा ये नंबर ऑलरेडी है। 55 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास 100 करोड़ से ज़्यादा तो मोबाइल फ़ोन्स हैं, और आगे इंक्लूजन हो रहा है, सब लोगों को इस डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। कहाँ तक जा सकता है ये नंबर? इससे पहले मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले आज जब आप बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, स्पेशली हम बात करते हैं मर्चेंट की, तो ये क्यों डिजिटल पेमेंट से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं दो लोगों का, एक करते हैं मर्चेंट का और एक करते हैं बैंक का। मर्चेंट को अगर कैश मिलता है, कैश क्या करता है, वो कैश लेता है, लोगों से लेता है, उसकी अकाउंटिंग बनाता है, उसके बाद वो उठाकर वो पैसा अगले दिन बैंक में जमा कराता है, तो एक कॉस्ट है। अब बैंक आता है, बैंक क्या करता है, जब हम P2P ट्रांजेक्शन करते हैं, आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो लोग ज्यादा आपकी ATM पे जाते हैं, ज्यादा आपकी ब्रांचेस में जाते हैं, उसके पैसे बचते हैं। तो दोनों चीजों पे जो अगर देखा जाए तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर मर्चेंट भी और बैंक के लिए भी ये बहुत सस्ता है। अगर आप देखें जो मेंटेनिंग अकाउंटिंग, अब तो GST भी साथ में पे करना है, कैश की अलग GST करनी पड़ जाएगी, सॉल्व होता है अगर आपके ऊपर सिर्फ 50 पैसे की ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाती है। तो ये दुनिया का सबसे सस्ता मॉडल है अपने कैश मैनेजमेंट को संभालने का, चाहे छोटा दुकानदार हो और या चाहे बड़ा बिजनेस हो। कैश में कोई डील नहीं करना चाहता क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सेम बैंक नहीं चाहते कि भैया आप हमारे ब्रांचेस में आए, हमारे उसमें आए, ATM में आए, कहीं आए, तो बहुत मुश्किल है कि चीजें करनी है। राइट, तो आप ये बता रहे हैं कि इस तरीके से एक बड़ी कॉस्ट सेविंग भी है, और सिर्फ इतना नहीं है कि एक सुविधा है, एक बड़ा बैकएंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेफिनेटली ATMs को लगाने की एक कीमत है, उनको मेंटेन करने की कीमत है, ब्रांचेस को चलाने की कीमत है। तो क्या आगे चल के ये पूरा का पूरा, जैसे अभी एक बड़ा फिगर है, हम क्या उम्मीद करें यहाँ से 5 साल बाद क्या तस्वीर बन जाएगी? तो अभी 5 साल के आप 22% ग्रोथ पे बैठे हैं हम हर साल। यूपीआई के तो सिर्फ अभी 10 साल हुआ है, यूपीआई तो ग्लोबल जाएगा। अब आप सिर्फ इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं, हम तो ग्लोबल जा रहे हैं। अब ग्लोबल में हर जगह यूपीआई जाने वाला है। हम आज Tier 1 Tier 2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम रूरल की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं 140 करोड़ लोग हैं और हम इतनी बड़ी पावर है, हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन हो रही है, हमारा वर्ल्ड देख रहा है कि इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी कैसे बनी है।
हम तो पैसे यहाँ इंडिया से तो इसको सर्वाइव, मतलब एक अगेन गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि इससे पैसे बनाने हैं। गवर्नमेंट का इरादा है कि फिनटेक सर्वाइव करें, एनपीसी सर्वाइव करें और पूरा इकोसिस्टम सर्वाइव करे। और जहां हम हर साल जब 22% की ग्रोथ की जगह हम 50% ग्रोथ के ऊपर करें। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ 10 साल के बाद यूपीआई में अभी शुरुआत हुई है। अगर आप ये मत सोचिएगा कि हम 10% 20% तक डिजिटल पेमेंट पर, ये शुरुआत है। और यूपीआई सिर्फ डिजिटल पेमेंट नहीं है, आपके बिल पेमेंट्स हैं, आपकी लाइफ को कल को आपको जब आप किसी छोटे दुकानदार को भी, एग्जांपल है कि अगर आप यूपीआई पे पेमेंट पे करते हो तो वो क्या करता है, उसको डिजिटल पेमेंट समझ में आता है, उसको ये समझ में आता है कि मैं इंश्योरेंस लूंगा, म्यूचुअल फंड लूंगा, सेविंग्स करूंगा, एफडी बनाऊंगा, जो ये कभी नहीं हुआ था। इकोनॉमी तभी चलेगी जब ये सब चीजें का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। पॉइंट सर, क्योंकि अब समय समाप्त हुआ, लेकिन जो आज की हमारी मूल चर्चा थी उस बहाने हमने थोड़ा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस पेमेंट सिस्टम को और गहराई में समझ लिया। लेकिन हाँ, ये है जैसा सुब्रमण्यम सर कह रहे थे कि अभी कंपाउंड वॉल का गेट ओपन हुआ है, घर का होना बाकी है, लेकिन वो चार्जेस आ भी गए तो वो इतने मिनिस्कल होंगे, इतने छोटे होंगे कि उसके मुकाबले आपको जो सुविधा मिल रही है, आपको जो फैसिलिटी मिल रही है, आपको जो सुरक्षित पेमेंट की एक फैसिलिटी है, वो उसके सामने कुछ वैल्यू नहीं करेगी। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये चार्जेस आते हुए दिखाई दें, जो कि बहुत नगण्य हो सकते हैं, पर हो ज़रूर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना है और उसको बैकएंड पर सुरक्षित भी रखना है। बहुत शुक्रिया किशोर सर और रोहित जी, आप दोनों का ही। आपने बहुत ही डिटेल में टेक्निकली समझाया सारे दर्शकों को कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है संभावित तौर पे, और हम एज ए कंट्री हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है कि इस पे चार्जेस आए भी अगर भविष्य में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।